हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। फ्रेंड्स, आप भी अगर जेपीएससी, जेएसएससी या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में। आज का क्लास में हम लोग मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे। चलिए मौर्य काल से पहले थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। मौर्य काल से पहले झारखंड में जो शासन थे वो थे नंदवंश। झारखंड में इनकी चर्चा इसलिए रहती है क्योंकि इस क्षेत्र में हाथी नंद सेना के लिए मंगाए जाते थे और नंद की सेना में जनजातीय सैनिक भी थे, इसलिए नंदवंश दोस्तों झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु भी थे, हम लोग सबको जानते हैं। उनका क्या नाम था? चाणक्य या फिर कौटिल्य। कौटिल्य जो थे उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश का वर्णन किया है। इन्होंने यह भी कहा है कि कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन भी था। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में आट्विक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की है, जिनका कारण क्या था? कारण था कि जनजातियों को नियंत्रण में रखने के लिए तथा मगध के हित में उनका उपयोग करना तथा मगध के शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना, इसलिए उन्होंने आट्विक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। इनका जो व्यापारिक महत्व था ये था इंद्रवानक नदी, जिसे आज हम लोग शंख नदी के नाम से जाने जाते हैं। वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो हीरे की प्राप्ति के लिए वहाँ पर प्रसिद्ध था। इसके बाद आता है अशोक। अशोक के समय से कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं जो झारखंड से संबंधित थे? हम लोग सबको जानते हैं अशोक जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। चलिए जो जो साक्ष्य मिलता है इनसे उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अप्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कि डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट नियंत्रण था इनका। चलिए आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है अशोक के 13वें शिलालेख समीपवर्ती राज्य में आटव या आट्विक शामिल था। और ये जो था दोस्तों आट्विक, ये झारखंड राज्य भी आट्विक राज्य में शामिल है दोस्तों। झारखंड में धर्म प्रचारक को भेजा गया, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम रक्षित था। पृथक कलिंग शिलालेख संख्या 2 में उड़ीसा के समीपवर्ती अविजित जनजातियों के बारे में कहा गया है। उन्होंने उसमें क्या कहा गया है दोस्तों? तो उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने मेरे लिए धम यानी कि धर्म, क्या कहा? कि उन्होंने मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोग परलोक की प्राप्ति कर सकें। ये चीज किसमें कहा गया है दोस्तों? पृथक कलिंग शिलालेख संख्या 2 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? पृथक कलिंग शिलालेख संख्या 2 में कहा गया है। अब आता है मौर्योत्तर काल, जिनका टाइम पीरियड था 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी सन तक। विदेशी आक्रांताओं का भारत में उत्तर पश्चिम से आगमन हो रहा था। झारखंड में इनके मौजूदगी के साक्ष्य मिलते हैं।
चलिए अब इनके कुछ पॉइंट जान लेते हैं। सिंहभूम से रोमन सम्राटों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम से। काहे के? तो रोमन सम्राटों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, झारखंड का विदेशी व्यापार का यह साक्ष्य है। किसका है? विदेशी व्यापार का है। विदेशी व्यापार का यह साक्ष्य, याद रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि झारखंड के किस क्षेत्र से रोमन सम्राटों के सिक्के मिलते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा सिंहभूम। याद रखिएगा, सिंहभूम से मिलते हैं। चाईबासा में इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडो-सीथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। रांची में कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनिष्क जो थे ये मौर्योत्तर काल में एक कुशासन वंश से उनके प्रतापी शासक थे कनिष्क, तो उनके भी सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन से कार्य के थे? तो मौर्योत्तर काल के। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मौर्योत्तर काल से थे। आगे है दोस्तों गुप्त काल, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। कुशासन के पतन के बाद प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का उदय हुआ। गुप्त काल के प्रतापी शासक कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त थे। जिन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जिन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जिन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में आट्विक प्रदेश का वर्णन है। आगे क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त के शासन में झारखंड समुद्रगुप्त के अधीन था। समुद्रगुप्त के शासन में झारखंड किसके अधीन था? तो ये समुद्रगुप्त के अधीन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है दोस्तों? मुरंड देश कहा गया। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्त फ्रेंड्स, इसे क्या कहा गया है? तो इसे मुरंड देश कहा गया है। छोटा नागपुर की समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया दोस्तों? तो ये इसे मुरंड देश कहा गया है। इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या था? 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। ये भी एक प्रतापी शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान, नाम याद रखिएगा दोस्त फ्रेंड्स, फाहियान ने इसे कुक्कुटलाड़ कहा था। क्या कहा था? कुक्कुटलाड़ कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हजारीबाग के जो महुदी पहाड़ है वहाँ से क्या मिले हैं? तो वहाँ से मिले हैं पत्थर को काटकर बनाया गया 4 मंदिर। वहाँ से क्या निकला है दोस्तों? वहाँ से पत्थरों को काटकर बनाया गया 4 मंदिर मिला है। चलिए ये पॉइंट हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिथोरिया जो कि रांची में है, तो पिथोरिया से क्या प्राप्त हुआ? वहाँ से गुप्तकालीन कुआं प्राप्त हुआ है पिथोरिया से। ठीक उसी तरह से सतगावा जो कि हजारीबाग में है अपना, वहाँ से क्या हुआ है? तो वहाँ से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल, इनका टाइम पीरियड क्या था? 550 ईस्वी से 650 ईस्वी। ईस्वी मेंशन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। गोंड शासक शशांक, जिनका टाइम पीरियड था 602 से 625 ईस्वी। गोंड शासक शशांक जो थे ये भी एक प्रतापी शासक थे। इनका अधिकार जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। कहाँ था दोस्तों? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था।
इनका आक्रमण झारखंड के वैसे स्थानों पर हुआ जहां बौद्ध स्थल से उनको उन्होंने तोड़ा, क्योंकि ये शैव धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ये शैव धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अगली पॉइंट जो इसे आप ध्यान से देखिएगा, दुलमी, तिलकुप्पी, पकबीरा आदि स्थानों पर ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष से इसकी पुष्टि होती है। आगे दी हुई है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कनिंघम ने बड़ा बाजार तथा हैविट ने दुलामी को अपना राजधानी बनाया। किसने कहाँ बनाया? अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तोत्तर काल में किसने कहाँ राजधानी बनाया, या फिर बोल दिया कि बड़ा बाजार को अपना राजधानी किसने बनाया था, तो कनिंघम ने बनाया था। और दुलामी को किसने बनाया था? तो हैविट ने बनाया था। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश। इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? तो ये हर्षवर्धन था। इनका टाइम पीरियड क्या था? 606 से 647 ईस्वी सन तक था। हर्षवर्धन के शासन काल में विस्तृत साम्राज्य में कजांगल, जो कि आज के डेट में राजमहल है, भी शामिल था। आपको अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि कजांगल किस क्षेत्र को कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? राजमहल। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर लेके चलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर अजय क्लासेस में। आपने दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।